व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज है हमारा डिसोल्यूशन का सेकंड डे और आज मैं आप लोग को डिसोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चीज़ें सिखाऊंगा। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, कॉपी पेन ले आओ जल्दी से क्योंकि आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं। आज हमें जो डिसोल्यूशन में सबसे पहले सीखना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, जितने भी नॉर्मल रिजर्व्स होते हैं जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो गया, या कोई भी ऐसा रिजर्व जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, वो रिजर्व डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। जैसे हम अभी तक पूरी पार्टनरशिप में सीखते आए हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर था, रिजर्व्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चले जाते थे। यहां पे भी वैसा ही है, बट जो हमारे ऐसे रिजर्व्स हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स होती थी, दैट इज WCR एंड IFR, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। वो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो, WCR की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप एज्यूम कर लो कि दो ही पार्टनर्स हैं, A और B, जिनका रेशो बराबर बराबर है। दोनों ने मिलके WCR बनाया हुआ है 40,000 रुपए का, 40,000 रुपीज का। अब इसमें केसेस बन सकते हैं। कैसे केसेस बनते हैं? जैसे सबसे पहला केस नंबर वन, नो क्लेम और नो इंफॉर्मेशन। खाली बैलेंस शीट में आपको WCR दिखाई दिया, उसके अलावा उसका कोई क्लेम नहीं दिया हुआ नीचे, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई नीचे, कुछ भी अलग से मेंशन्ड नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप WCR को भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही कर दोगे। तो वहां पे क्या एंट्री बनेगी? वहां पे एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है? यहाँ पे दो हैं, तो A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000, 20,000, 20,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा लिख लेना, सही है। अगर क्लेम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे होता है। ठीक है। अब केस नंबर टू, इफ क्लेम गिवन है और जो क्लेम है वो लेस देन रिजर्व है। क्लेम गिवन है और जो क्लेम है वो लेस देन रिजर्व है। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लेम है वो 20,000 रुपीज का दिया हुआ है और जो आपने रिजर्व बनाया हुआ था वो 40,000 रुपए का बनाया हुआ था, तो क्लेम कम है ना? रिजर्व आपने 40 का बनाया हुआ है, क्लेम आपको 20,000 रुपए का दिया हुआ है। तो अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक जो भी क्लेम होता था वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाता था, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ऐसा ही तो करते थे भाई। जितना भी क्लेम है आप एंट्री करते WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। वो जो प्रोविजन था वो लायबिलिटी में पड़ा रहता था। यहां भी वही है, लेकिन यहां तो बैलेंस शीट ही नहीं है। बैलेंस शीट नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? इस क्लेम को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करके क्रेडिट साइड में ले आओगे रियलाइजेशन के, है ना? देखो, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज आती है ना। तो यहां पे आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना? जितना क्लेम है। 20,000 का क्लेम हुआ, ये वाला, ये क्लेम, और फिर डेबिट से आप इसको पे कर दोगे टू बैंक। 20,000 डेबिट से आप इसको पे कर दोगे क्योंकि वर्कर ने कंपनसेशन मांगा है, राइट? तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, इसकी एंट्री होगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा बटेगा? जो बच गया। A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। आपके पास 40,000 का रिजर्व था, 20,000 रियलाइजेशन में गया क्योंकि जो क्लेम मांगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 10,000, 10,000, 20 बचा ना, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000, 10,000। अब ये वाला जो क्लेम है इसका पेमेंट भी तो करना है क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है, तो आप इमीडिएटली इसको डेबिट साइड से पे भी करोगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
20,000 20,000, देखो ये आप इस तरीके से पे भी कर देते हो, सही है। तो अगर इस तरीके का कुछ भी होता है, जितना बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांट दो, बाकी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लेके जाओ, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में जाएंगी, एंड देन डेबिट से पे कर दो, ठीक है। तीसरा सिनारियो देखो, थर्ड केस, केस नंबर 3। अगर जो क्लेम है वो बराबर है किसके, रिजर्व के, तो जो क्लेम है 40,000 और रिजर्व भी कितना है 40,000, देखो बराबर हो गया, जितना मैंने रिजर्व बनाया हुआ था उतना ही क्लेम मांग लिया वर्कर्स ने। तो अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा वो एक लाइबिलिटी की तरीके से, ये आ गया 40,000, और फिर डेबिट से पे हो जाएगा। तो पार्टनर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, जितना रिजर्व बनाया था सारा वर्कर ने मांग लिया, सारा आपने पे कर दिया, पार्टनर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, यहीं पे एंट्री करोगे, WCR डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आया 40,000, और फिर आप पे कर दोगे, दैट इज रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। देखो ऐसे, ठीक हो गया। ये थर्ड केस होता है बेटा। इस बार पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बचा ही नहीं है पार्टनर्स के लिए, सारा वर्कर ने ही मांग लिया है ना। आओ फोर्थ केस देखते हैं, केस नंबर 4। इफ क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, अगर क्लेम ज्यादा होता है रिजर्व से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेम है 50,000 और रिजर्व है 40,000, अब क्या करें सर, रिजर्व तो सिर्फ 40 का है, वर्कर मांग रहा है 50, तो देने तो 50 पड़ेंगे, 10,000 का लॉस हो जाएगा, वो रियलाइजेशन में अपने आप आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इसकी क्रेडिट में लेके जाना है जितना रिजर्व है आपके पास। रिजर्व तो 40 का ही था, तो यहां आप 40 का रिजर्व ले गए। ध्यान रखना जितना रिजर्व है, ये मैं लिख भी देता हूं, जितना रिजर्व है, जितना रिजर्व है उतना लेके जाना है इधर, ठीक है। और पे कितना करोगे, जितना क्लेम है 50,000, अपने आप इधर 10,000 का लॉस आ जाएगा। पे कितना करना है, जितना क्लेम है। देखो जब आप, अब रियलाइजेशन में सिर्फ इतना ही चीजें थोड़ी ना होती हैं, और भी चीजें होती हैं, तो प्लस माइनस करके अपने आप इधर 10,000 का लॉस ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं करना, आपको बस इधर जितना रिजर्व है उतना ब्रॉट डाउन करना है और इधर आपको पे कर देना है पूरा। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, जो रिजर्व है आपके पास, ठीक है, 40,000 40,000, और जो आप पेमेंट करोगे बच्चे वो पूरा पेमेंट करोगे, फुल पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 50,000 50,000, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है, पेमेंट फुल करोगे। ये हमारे पास चौथा केस हो जाता है। लो चारों केस एक ही जगह कर दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ज्यादा छोटा हो जाता है। लो ये 4 केसेस हो गए, सही है, डन है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। इसके बाद क्या आता है बेटा, एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिख लेना, इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, एंड देयर इज अ क्लेम फॉर सर्टेन अमाउंट, आपने रिजर्व नहीं बनाया लेकिन क्लेम मांग लिया वर्कर्स ने, ये भी तो हो सकता है भाई, आपने रिजर्व बनाया नहीं और वर्कर ने क्लेम मांग लिया। अब क्या करें, अब आप डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे, सिर्फ पेमेंट की एंट्री पास होगी। तो यहां पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट से सारी लाइबिलिटीज पे होती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
जो भी अमाउंट का क्लेम होगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ क्लेम है, तो क्लेम के पेमेंट की एंट्री करोगे आप सिर्फ, दैट इज इट। ओके, रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्लेम का पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, राइट। तो दिस इज हाउ बच्चे आपके पास ये सारी चीजें होती हैं। इसको आराम से आप नोट डाउन कर लो। ये पूरा WCR का ट्रीटमेंट होता है किसके अंदर, ये पूरा ट्रीटमेंट होता है बच्चों डिसोल्यूशन में WCR का। ओके, आओ अब हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सर क्या ट्रीटमेंट है इसके अंदर, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, पहले तो बहुत कुछ होता था। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं आएगा। इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ दो ट्रीटमेंट है। IFR के सिर्फ दो केसेस बनते हैं, ज्यादा केसेस नहीं है। पहला, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन एसेट्स। दूसरा, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन एसेट्स। देखो IFR तो आपको दिया हुआ है, सपोज IFR वही 40,000 है, ये कहाँ पे दिया होता है, IFR आपको लाइबिलिटीज में दिया होता है। कहाँ पे मेंशन होते हैं सारे रिजर्व, लाइबिलिटीज में मेंशन होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 40,000 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। पहला केस बनता है, आप एसेट में नजर दौड़ाओ क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सपोज इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आपको नॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कोई भी अदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, IFR डेबिट टू A टू B, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बांट दो। 40,000 का था, बराबर बराबर मान के चल रहा हूं मैं, 20,000 20,000। इसका मतलब अगर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एसेट्स में, चाहे कितने का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में तो आपको क्या करना है, इसको बस नॉर्मली ब्रॉट डाउन कर देना एज अ लाइबिलिटी, जस्ट ब्रॉट इट डाउन एज अ लाइबिलिटी। एक नॉर्मल लाइबिलिटी के तरीके से इसको ब्रॉट डाउन कर दो। सर नॉर्मल लाइबिलिटी के तरीके से ब्रॉट डाउन करने की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से ब्रॉट डाउन करने की एंट्री होती है बच्चे IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। बस रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो जितने का भी है, दैट इज इट। पार्टनर्स को अपने आप मिल जाएगा ये। जब हम पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे तो पार्टनर्स को अपने आप मिल जाएगा, अपने आप एडजस्ट होता है सब कुछ। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बांट दो, इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको इधर लेके जाओगे एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। IFR का ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में थोड़ा सा इस तरीके का है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्टमेंट है तो लाइबिलिटी के तरीके से ले जाओ। ये अपने पास लिख के रखो, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम आगे तो आपको पता होना चाहिए। सारे नोट्स एक ही जगह, कल वाले और आज वाले प्रॉपर रखना बच्चों। डन है, सही हो गया। चलो सर, अब मैं तुम्हें कराता हूं एक छोटा सा और टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल इस पे जर्नल एंट्री पूछ लेता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की सर जर्नल एंट्री आ जाती है। तो देखो एक्सपेंसेस में सबसे पहले याद रखना बाबू, बॉन्ड बाय। बॉन्ड बाय का मतलब होता है खर्चा किसका है, फर्म या फिर पार्टनर। क्या खर्चा फर्म का है, क्या खर्चा पार्टनर का है, क्या खर्चा फर्म का है, क्या खर्चा पार्टनर का है। नेक्स्ट होता है पेड बाय। नेक्स्ट होता है हमारे पास पेड बाय। यहां पे मैं लिख रहा हूं पेड बाय, किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है या पार्टनर ने पे किया है। सिमिलरली यहां पे भी पेड बाय फर्म या फिर पार्टनर। जल्दी से पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग अपने पास।
तो देखो एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय का मतलब होता है बच्चों खर्चा किसका है, ठीक है। देखो अगर फर्म का खर्चा है, ध्यान रखना बच्चों, कभी भी फर्म का खर्चा होगा, फर्म के बारे में कोई भी चीज है, फर्म का खर्चा, फर्म की इनकम, तो वो रियलाइजेशन में जाएगी। और अगर वो पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज है, पार्टनर का खर्चा, पार्टनर की इनकम, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना कि फर्म से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम होती है तो वो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करी जाती है, और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम होती है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है। ओके, तो देखो अगर फर्म का खर्चा है, बॉन्ड बाय फर्म, बॉन्ड बाय का मतलब खर्चा किसका है, यहां पे लिख देता हूं, खर्चा किसका है। तो अगर एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे करा, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कोई भी पेमेंट होगा वो फर्म के बैंक अकाउंट से ही होगा। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट होने का मतलब है कि बैंक से पैसा चला गया, रियलाइजेशन डेबिट होने का मतलब है कि खर्चा है ना। अच्छा आगे देखो, फर्म का खर्चा बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, खर्चा फर्म का है लेकिन पे कौन कर गया, पार्टनर पे कर गया। तो फर्म के बैंक से पैसा तो नहीं कटा, इस बार फर्म के बैंक से तो पैसा नहीं कटा, लेकिन खर्चा फर्म का है। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन में तो लिखा ही जाएगा क्योंकि खर्चा फर्म का है, और पार्टनर ने पे कर दिया तो बैंक से पैसा नहीं कटा, हम क्या करेंगे, पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। तो एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म का खर्चा है और पे कौन कर गया, पार्टनर पे कर गया, तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा ना, उतना कंपनसेट करना पड़ेगा, तो आप क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है बॉन्ड बाय पार्टनर। बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब पार्टनर का खर्चा है, पे कौन कर गया, पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिया। तो अगर पार्टनर का खर्चा है और फर्म ने पे कर दिया, देखो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस होता है, अब पार्टनर के पास फिलहाल पैसा नहीं है, तो पार्टनर ने क्या करा, फर्म के डेबिट कार्ड से पे कर दिया, फर्म के डेबिट कार्ड से पे कर दिया, तो फर्म के बैंक में से पैसा कट गया, जबकि खर्चा किसका था, पार्टनर का था। तो फर्म क्या करती है, पार्टनर से वो कंपनसेशन ले लेती है, रीइंबर्समेंट ले लेती है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, देखो खर्चा पार्टनर का है, फर्म ने पे किया, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इसकी एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने पे करा, पेड बाय फर्म, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म के बैंक से पैसा कटा है। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर से ले लेना है हमने, और बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बैंक से पैसा चला गया है, टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखो पार्टनर का खर्चा पेड बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा पार्टनर नहीं पे करा, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस उसने खुद ही पे करा है, तो देयर विल बी नो एंट्री। इस केस में बच्चों कोई भी एंट्री नहीं होती, कोई अलग से एंट्री नहीं करी जाती, सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। लो सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 4 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। किसका खर्चा है ये मैटर करता है और कौन पे कर रहा है ये मैटर करता है। फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन लिखा जाएगा, पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर लिखा जाएगा, पे फर्म ने किया तो बैंक क्रेडिट होगा, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर क्रेडिट होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब इसमें एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट एक नोट लिखो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, बस ये लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बात खत्म। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड, हमेशा एज्यूम करा जाएगा दैट expenses are borne and paid by the firm। अगर बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं है ना, कुछ भी मेंशन नहीं है,
तो हमेशा ये एज्यूम किया जाएगा कि एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, कि जो एक्सपेंसेस हैं वो बोर्न करे गए हैं और पेड करे गए हैं बाय द फर्म ओनली। इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो मेंशन्ड हो, मेंशन नहीं है तो ये मान के चलो कि बस खर्चा भी फर्म का था और पे भी फर्म ने किया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारे पास बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में एक छोटा सा एजम्पशन होता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट सिखा दिया। इसके अलावा मैंने आपको रिजर्व्स के बारे में बता दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बता दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बता दिया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बता दिया। नॉर्मल रिजर्व्स जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब हमारे पास कोई बेसिक्स नहीं बचे हैं बच्चों, अब हमारे पास बस प्रैक्टिस है। तो कल से हम लोग प्रैक्टिस चालू करेंगे। अगले 2 दिन में मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के। कल थोड़े बेसिक्स और परसों थोड़े एडवांस। इतना करने के बाद आप डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। डिसोल्यूशन की कुछ जर्नल एंट्रीज भी हैं, वो भी मैं कल ही करा दूंगा। तो कल थोड़ी क्लास 41 मिनट की होगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन। बड़े ध्यान से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उसके साथ साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।